मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा आप। संजय जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि आज आपका जन्मदिन है, बहुत तो बहुत धन्यवाद अनुज, आपको और आपके टीम को। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने याद रखा है मेरा जन्मदिन। थैंक यू सो मच। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है मार्केट आपको यहाँ से? पिछले 10 दिन की जो रैली हुई, क्या उसने एक मैसेज दिया कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर ये सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग रैली थी जो फिजल आउट होने का, जिसका रिस्क रहेगा अर्निंग सीजन में? तो अगर आप इसमें एनालाइज करेंगे अनुज, तो आप दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो गिरावट हुई वो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा हुई, लार्ज कैप में कंपैरेटिवली कम हुई। और गिरावट के पीछे जो दो मेन कारण एट्रीब्यूट किए जा रहे थे, वो ये कि वैल्यूएशन के एक्सेसेस बहुत ज्यादा हो गए थे और उनको करेक्ट करना था। और दूसरी, लिक्विडिटी की जो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी एफआईआई के सेलिंग के द्वारा, उसको उसका आगे का ट्रेंड कैसा होगा इस पर आज भी असमंजस बना हुआ। तो अगर आप इन दोनों चीजों को पार्ट बाय पार्ट देखेंगे कि ये गिरावट और उसके बाद की जो रिकवरी है, उसमें अब ये दोनों कैसे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो मार्केट की करेक्शन हुई उसमें ना सिर्फ वैल्यूएशन के एक्सेसेस करेक्ट हुए, कुछ कुछ पॉकेट्स में करेक्शन कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया। एंड हम लोगों ने जब 1100 टॉप मार्केट कैप के स्टॉक्स को एनालाइज किया, तो हम लोगों ने पाया कि करीब करीब एज मेनी एज 460 आउट ऑफ द टॉप 1100 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं अपने 5 साल के प्राइस अर्निंग एवरेजेस के नीचे। तो कहीं कहीं पर तो डेफिनेटली ये करेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि मैं इसमें दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि ये 5 साल की एवरेज को अगर हम आज के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ा सिंपलिस्टिक एनालिसिस हुआ। इसको हमें दो स्टेज आगे ले जाने की जरूरत है। पहला तो ये कि ये 5 साल की प्राइस अर्निंग एवरेज उनकी 5 साल की ग्रोथ से कैसे कंपेयर होता है, और दूसरा कि इनका आगे का ग्रोथ कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। तो एक तो ये हुआ कि वैल्यूएशन की एक्सेसेस कहाँ किस हद तक करेक्ट होनी थी, क्या क्या वो जरूरत से ज्यादा हो गई? मेरे ख्याल से कुछ पॉकेट्स में जरूरत से ज्यादा हो गई है। दूसरी बात है जो लिक्विडिटी की फ्लोज को लेके जो अनसर्टेनिटी है, तो जो एम्फी की डेटा डिस्क्लोज हुई फरवरी के महीने में, उसमें करीब 29,000 करोड़ का जो हमारा 29,000 करोड़ से ज्यादा का जो नेट फ्लोज रहा इक्विटी में, वो मेरे ख्याल से बहुत इंप्रेसिव है। और जो एसआईपी का डेटा है, वो डेटा भी अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ के आसपास का है, वो डेटा भी अच्छा है। तो अब हो क्या रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग शुरू हो गई है पिछले कुछ दिनों से। तो शायद ये इस बात को कुछ हद तक एड्रेस करेगा कि जो हमारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है लिक्विडिटी को, वो दूर हो जा रही है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये दो मुख्य मुद्दे हैं अनुज। और इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे ट्रम्प की टैरिफ की जो अनाउंसमेंट्स है, उसका एंड गेम क्या होगा। ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलना चाहिए था इलेक्शन सॉरी बजट से, क्या वो एक्चुअली आगे बढ़ेगा? तो बाजार किसी भी समय में आपको 100% क्लैरिटी तो देता नहीं है। आपको कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं और उस अजम्पशन के बेसिस पर आगे का माहौल आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। इसी के लिए मैं समझता हूं कि प्राइस करेक्शन काफी हद तक हो गया। टाइम करेक्शन शायद अभी बाकी है, क्योंकि हमें कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। संजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ और मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईटी पे आपका टेक क्या है सर इस डिप को? और छोटा मोटा नहीं, मैं फरवरी मिड से तो ये डिप काफ़ी शार्प रहा, अब थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं प्राइसेस। एंड जस्ट आई थिंक प्रायर टू नंबर्स अर्निंग स्टार्ट होने से पहले, हालांकि ज़्यादा चीज़ें अर्निंग्स के बाद क्लियर होंगी मैनेजमेंट कमेंट्री से, आपका टेक क्या है? आईटी पे कैसे पोजीशन है आप इस वक्त? तो देखिए, मैं समझता हूं कि आज के मार्केट कॉम्पोजिशन में आईटी को एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे देखना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बाकी सेक्टर्स की रिलेटिव ग्रोथ को देखेंगे, तो उसके कंपैरिजन में आईटी में रेजिलियंस ज्यादा है। जहां पर अनसर्टेनिटी बना हुआ है, वो इस बात से है कि यूएस की इकोनॉमी क्या इस कैलेंडर ईयर के अंत तक कहीं रिसेशन में या स्लो डाउन की तरफ तो नहीं चली जाएगी। और अगर ऐसा होगा,
तो हो सकता है कि आईटी के ऑर्डर्स थोड़े कम हो जाएं। इसमें एक कंट्रीब्यूशन ये भी आ गया कि एक्सेंचर ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उसमें उसने इशारा किया कि जो यूएस गवर्नमेंट से उसको ऑर्डर मिलते थे, वो ट्रम्प के आने के बाद कम हो गए हैं। तो मिला-जुला असर अगर आप देखें, तो आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन पर ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ज़्यादा कंसर्न है उनके ग्रोथ पे। तो मैं समझता हूँ कि आज आपके पोर्टफोलियो में आप आईटी को बाहर नहीं कर पाएँगे, उसको डिफेंसिव के तौर पर देखें क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड की संभावना आईटी में कम है। और अगर थोड़ी बहुत भी हमें सिग्नल मिलेगी कि इनकी ऑर्डर फ्लोज अच्छी है या इनकी गाइडेंस अच्छी है, तो हो सकता है कि इस लेवल से भी आपको आईटी सेक्टर में उछाल देखने को मिलेगा। आईटी में उछाल देखने को मिलेगा। लार्ज बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू है? जिस तरीके के मूव्स हमने रिसेंटली देखे हैं, बैंकों ने लीड किया है उसे, यहाँ क्या व्यू होगा? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे अनुज, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। लार्ज बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, इन्होंने लीड किया है मार्केट रैली को। हाँ, ये देखिए, जो आरबीआई की एक पॉलिसी के से एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि रेट कट का साइकिल जो उन्होंने पिछले पॉलिसी से शुरू किया, शायद इस पॉलिसी में वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा आप सब लोग जान गए हैं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट काटती है, तो लेंडिंग रेट्स पहले कम हो जाते हैं, बोरोइंग रेट्स जो है वो बाद में रिवाइज होते हैं, और इसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ता है। लेकिन इसका काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो है क्रेडिट ग्रोथ का, और जिस तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल होने की आसार दिख रहे हैं बाय वेरियस पैरामीटर्स, सो मुझे लगता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा रहेगा। एंड ये सेक्टर भले अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर देखेगा, बट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो तभी स्ट्रांग रहेगी, एंड इट विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ द मार्केट विद अ 12-month horizon. अच्छा संजय जी, कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ पे या फिर जिस पे आपका ट्रस्ट हो, जहाँ पे आप स्विंग को खेलना चाहते हो, whether it's metals, ferrous, non ferrous, then chemicals, कल यूबीएस की सीमेंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट थी, यहाँ पे आपका व्यू क्या है? ख्याल से देखिए, चाइना की रिवाइवल लग रहा है कि बात काफी एंड्योरिंग है, और हमने कुछ असर तो ऑलरेडी स्टील प्राइसेस पर देखे हैं इंडिया में। साथ ही साथ सरकार कुछ कदम भी उठा रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डंपिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल माहौल बन गया है वो फेरस मेटल्स के लिए काफी अच्छा बना है, और साथ ही साथ जो कैपेसिटी एक्सपेंशन अलग अलग कंपनीज कर रही हैं, कुछ तो एनहांस कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 26 में ही हमको देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से दोनों फेरस और नॉन फेरस के बीच में मुझे ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही साथ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नॉन फेरस अट्रैक्टिव नहीं है। एल्यूमिनियम और कॉपर की प्राइसेस जो हैं, खास करके कॉपर के प्राइसेस काफी हार्ड हो गए हैं, और जिस तरह की क्लीन एनर्जी की तरफ पूरे वर्ल्ड का झुकाव है, कॉपर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ओवरऑल ये दोनों कमोडिटीज मुझे अच्छे लगते हैं, बट मुझे फेरस ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, अच्छा संजय जी, एनी कॉन्ट्रा कॉल, क्योंकि कॉन्ट्रा इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एफएमसीजी ने अभी तक इस पूरे अपस्विंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, स्पेशली आई मीन वही मई जून से जब फाइनली बारिश की शुरुआत होगी, मानसून किस प्रकार का रहेगा उस पर काफ़ी निर्भर करेगा। तो एफएमसीजी पे कोई काउंटर कॉल लिया आपने यहाँ पे, या फिर इस बार की अर्निंग्स में आपको कैसी एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं? तो वीरू, मेरा एफएमसीजी पे पुराना ही व्यू रहा है कि जिस तरह की वैल्यूएशन है, उस तरह की ग्रोथ हमें एफएमसीजी कंपनीज में दिखती नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ इनकी री रेटिंग होने की संभावना बहुत कम है। अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भी बहुत सेंसेशनल हाई टीन्स में होंगी, उसकी भी संभावना नहीं है। तो ना अगर पी ना री रेट हुआ, और अगर अर्निंग्स में भी बहुत ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं हुआ, तो फिर ये स्टॉक्स कैसे ऊपर जाएंगे? एक रेंज बाउंड रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बट इसके कंपैरिजन में मैं समझता हूँ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो अभी भी निग्लेक्टेड है इंडिया में, क्योंकि जो थोड़ा बहुत उछाल हमने देखा पोस्ट बजट, वो तुरंत पीटर आउट हो गया। लेकिन आगे जाके जब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आने शुरू होंगे, तब मेरे ख्याल से इसमें आपको ज्यादा अच्छा ग्रोथ दिखेगा। ओके,
ये फूड डिलीवरी स्टॉक्स जो हैं जोमेटो स्विगी इन्हें आप बाय कर रहे हैं क्या इन लेवल्स पर? इनमें अब अनुज प्रॉब्लम क्या है कि अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है और जो इनकम्बेंट है उसको चैलेंज किया जा रहा है बाय लॉट ऑफ न्यू कमर्स। और अब हाल में आपने देखा होगा कि जो एग्जिस्टिंग रिटेल कंपनीज है वो भी अब इन्फ्यूज कर रहे हैं कैपिटल इनटू बिल्डिंग देयर ओन ऑनलाइन सेल्स। सो मेरे ख्याल से चूंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है तो जिस तरह से कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ लोगों ने इन स्टॉक्स को पहले खरीदा था वो कॉन्फिडेंस कुछ हद तक हिलेगा। इसको काउंटर करने के लिए क्या डेटा चाहिए? अगर इनकी क्वार्टरली नंबर्स जो हैं वो अगर हमें ये दिखाएं कि ये अभी भी अपने ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ही ये असमंजस की स्थिति दूर होगी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड एंजॉय योर डे। वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू। आगे